बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का आगाज़ करते हैं। हमारा ये सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 के हवाले से। और हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिंग थ्रू -5 and 4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y = x+1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट, ये जो मैंने बोला है ये शुरू में नहीं लिखा हुआ, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो फाइल है, ये फाइल आप लोगों को यहाँ पे ग्रुप में मिल जाएगी। उसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाली स्टेटमेंट है वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, थोड़ी सी। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिंग थ्रू ये -5 and 4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y = x+1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन डिफरेंट यहाँ पे क्या है, सारा सेम टू सेम वही है जो हमने पहले किया है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अगर परपेंडिकुलर वर्ड आ जाए स्टेटमेंट में तो आप लोगों ने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होगा जो कि पैरेलल वाला था या बगैर विदाउट पैरेलल जो दिया हुआ था क्वेश्चन, जितने भी हमने बाकी किए हैं बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर में आपने सिर्फ स्लोप को थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सारा सेम प्रोसेस होगा जो हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। करना कैसे है, देखिए परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि एक लाइन यहाँ पे पास हो रही है और दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है। वो कहीं से भी पास होती है, वो सेंटर से भी पास होती है, साइड से भी पास हो सकती है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाकर यहाँ पे गुजरेगी, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर होंगी वो। तो वो सेंटर से भी गुजर सकती हैं, साइडों से भी गुजर सकती हैं, लेकिन परपेंडिकुलर होंगी वो। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर होंगी तो उस वक्त हम उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि सारा सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ हमने स्लोप को थोड़ा सा चेंज करना है, तो बाकी सारा प्रोसेस हमारा सेम होगा जो हम ऑलरेडी पहले कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे x1 और y1 का नाम देंगे। और उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे। और m की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 है, ये 2 इसको हम दूसरे पे लेकर जाएंगे और डिवाइड कर देंगे सभी वैल्यूज के साथ। यहाँ पे 1x है तो ये 1/2x बन जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो ये भी 1/2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये m की वैल्यू आ जाएगी, हम इसको कंपेयर करेंगे y = mx+c के साथ। x के साथ यहाँ पे m दिया हुआ है तो यहाँ पे x के साथ 1/2 दिया हुआ, तो m की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और एंड पे लास्ट पे 1/2 दिया हुआ तो c की वैल्यू हमारे पास ये 1/2 आ जाएगी। तो m की और c की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है हमने। ठीक है, कैसे करनी है, y = 1/2x+1/2 है, इसको आपने कंपेयर करना है y = mx+c के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे c की जगह पे 1/2 दी तो c की वैल्यू भी 1/2 आ गई है। ठीक है, कंपेयर करके हमने m की वैल्यू निकालनी है, c तो यहाँ पे फजूल में वैसे ही आ गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें m की वैल्यू चाहिए। देखिए हमारे पास ये m की वैल्यू भी आ गई है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट भी मौजूद है। लेकिन ये जो m की वैल्यू आई है ये किसकी आई है, ये पैरेलल लाइन की आई है। जैसे कि हमने पहले किया था, पहले हमने यहां तक तो सेम टू सेम किया जैसे हम पहले करते हैं, बिल्कुल सेम वही किया कि m की वैल्यू हमने निकाल ली, ये पैरेलल लाइन के लिए है। लेकिन हमें चाहिए परपेंडिकुलर लाइन के लिए, जब हम हमें ये कहा जाएगा ना परपेंडिकुलर लाइन के लिए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अगर ये 1/2 दिया हुआ है तो आप इसको लिखेंगे 2/1, इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, और साथ में आपने उसका साइन भी चेंज कर देना है। ये +1/2 है तो यहाँ पे -2/1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे -1/2 होता तो आप इसको प्लस करके लिखेंगे, साइन चेंज कर देना आप लोगों ने। ये कब करना है, जब आपसे ये कहा जाएगा कि परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालनी है। परपेंडिकुलर वाला वर्ड अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया हो तो फिर आपने ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है,
एक तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये m है ना, m के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, अगर नीचे कुछ ना दिया गया हो तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे वन होता है। बटे के नीचे अगर बटा ना दिया गया हो तो इसका मतलब बटे के नीचे वन होता है। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम नीचे वाला जो वन है वो ऊपर ले आएंगे और ऊपर वाला m जो है वो नीचे आएंगे, दूसरा हम इसका साइन चेंज कर देंगे। प्लस m था तो ये माइनस में लिखेंगे हम इसको। सेम ऐसे ही यहाँ पे इसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। ये 1/2 है ना, तो आप इसको 2/1 कर देंगे। 2/1 कर देंगे, साथ में ये प्लस का है तो हम माइनस का करके लिख देंगे। अब क्योंकि बटे के नीचे वन है तो हम उसको लिखते ही नहीं है। बटे के नीचे अगर वन हो तो हम उसको लिखते ही नहीं है, तो ये हमारे पास सिर्फ -2 आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? सर अगर इसकी जगह यस वन सर। ओवर टू की जगह सिर्फ जी टू, सर फिर क्या करते, टू ऊपर ले आते सर। देखिए अगर यहाँ पे सिंपल टू दिया होता तो फिर क्या करना है आप लोगों ने। देखिए मैंने आपसे ये कहा है कि जिसका बटा ना दिया गया हो उसका बटा मतलब हम खुद लगा सकते हैं वन। हम खुद से लगा लेंगे। तो हम खुद से लगा लेंगे, ठीक है। तो सर एक ये, क्वेश्चन है, हाँ ये हाँ, जो हमने किया है m = -1/m, तो सर ये हम डायरेक्टली इसकी जो वैल्यू है ये पुट करके नहीं माइनस लगा सकते? -2/1 कर दें डायरेक्टली, ये माइनस वन डायरेक्टली आप ये ओवर सारा एम प्रोसेस बेशक ना करें। जैसे मैंने कहा है कि आप सिर्फ परपेंडिकुलर स्लोप जो ना आप लिखेंगे, ठीक है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, और आप इसको रिवर्स करके लिख देंगे, ये 2/1 लिख लेंगे और साथ में माइनस साथ में लगा देंगे। सिंपल, आप ये -2 आ जाएगा। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, फार्मूला लगाने की यहाँ पे ये -1/m कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सर, एक और बात क्लियर करनी है। लाइक इधर सिर्फ 2 होता तो फिर हमने फिर भी इसी तरह करना था, उसको -2 करके तो लिख देना था। नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि अगर अकेला 2 होता तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बटे के नीचे कुछ नहीं दिया हो तो आप खुद लगा लें। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अगर परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे तो एक तो हम इसका साइन चेंज करेंगे, दूसरा ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी। फिर 1/2 हो जाएगा ना माइनस का। अकेला 2 दिया गया हो तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि उसके बटे के नीचे वन है। अगर जिसका बटा ना दिया गया हो तो उसके बटे के नीचे वन होता है, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। तो ये -2 आ गया, स्लोप हमारे पास आ चुकी है, स्लोप भी आ गई है, और हमारे पास पॉइंट भी दिया गया है x1 y1। जब हमारे पास एक पॉइंट हो और एक स्लोप हो तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, y-y1 इक्वल टू m × x-x1। बाकी सारा सेम प्रोसेस है जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में किया था, सिर्फ ये स्लोप के हवाले से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सेम मेथड है। तो यहाँ पे हम y1 की वैल्यू लगाएंगे, m की वैल्यू लगाएंगे और x1 की वैल्यू लगाएंगे। तो m की वैल्यू यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 लगा लेंगे। y1 की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 लगाएंगे। x1 की वैल्यू -5 है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -5, और इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये माइनस और ये माइनस +5 हो जाएगा। और उसके बाद 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x आ जाएगा, ठीक है। -2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये -2x, -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। और ये जो -4 है, ये -4 हम इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। 10 में से +4 निकाल देंगे, बाकी माइनस का 6 बच जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, सिंपल। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सेम उसी मेथड से आप लोगों ने यहाँ पे भी करना है। यही मेथड आप लोगों ने यहाँ पे यूज करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, कि आपने ये एक पॉइंट दिया हुआ है और एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन से आपने क्या करना है, स्लोप निकालनी है। तो स्लोप हमारे पास आ गई 3, और फिर हमने क्योंकि स्लोप निकालनी है परपेंडिकुलर लाइन के लिए, तो आप इसको क्या करेंगे, इसका बटा नहीं दिया तो आप खुद लगा लें, तो ये 1/3 बन जाएगा, साथ में साइन भी चेंज कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाएगी -1/3। और उसके बाद आप यहाँ पे m की वैल्यू भी लगा लेंगे, y1 की वैल्यू लगा लेंगे और x1 की वैल्यू लगाकर हम यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास है -1/3, और जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर m की वैल्यू बटे की शक्ल में आ जाए तो हम क्या करते हैं, सर सर दूसरी मल्टीप्लाई, साइड पे लग जाते। तो ये दूसरी जो, तरफ ले जाके उसको मल्टीप्लाई कर हाँ दें। जी, तो ये जो 3 होगा, ये 3 हम दूसरे पे लेकर आएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू डिवाइड हो रही होगी m की उसको हम दूसरे पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को y से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आ जाएगा।
और ये जो -1 यहाँ पे रह गया है, इस -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x हो जाएगा। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे मजीद सिंपलीफाई कर लेंगे। यहाँ पे -12 जो ना वो हम लेफ्ट राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। तो 12 + 3 15 आ जाएगा। और ये जो 3 है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरे साइड पे लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये -1x है, तो ये -1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 + 12 15 है, तो 15/3 हो जाएगा। ये जो 3 है, ये 3 हम दूसरे पे लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये -x दिया हुआ, तो इसका मतलब है -1x है ये, -1x। ठीक है, तो माइनस ये जो 3 है, ये 3 -1 के साथ साथ भी डिवाइड हो जाएगा। और उसके अलावा ये जो 15 बनेगा, 15 के नीचे भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये सर माइनस, जरा ये दफा जी सर ये तो दोबारा रिपीट कीजिएगा, ये मुझे समझ नहीं लगी है। देखिए यहाँ पे ये 3 है, ये 3 डिवाइड हो रहा है, इसको हम जब लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा -1, -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो -12 है इसको हम राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। 12 + 3 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये -1x है। 1 लिखा नहीं हुआ लेकिन 1 होता है। ठीक है, अगर x लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे साथ में 1 है, याद रखना है। तो यहाँ पे -x है मतलब -1x है। तो अब ये जो 3 है, ये 3 हम जब इस राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये डिवाइड करेंगे, सभी वैल्यूज के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये 3 जो ना -1 के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। और 3 जो ना ये इन 3 + 12 15 है, 15 के नीचे भी ये 3 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 डिवाइड हो जाएगा। तो 15 को 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये -1/3x आ जाएगा। क्लियर है? जी सर, जी क्लियर। सर ठीक है। यस सर। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज स्लोप 0 एंड y इंटरसेप्ट -1/2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज स्लोप 0 दी हुई है और y इंटरसेप्ट जो ना वो इसका -1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे वो कह रहा है दो चीज़ें दी हुई हैं। ये y इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पे c है, y इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पे c की वैल्यू है। तो m की वैल्यू भी 0 दी हुई है, c की वैल्यू -1/2 दी हुई है, -1/2 है ना। तो हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ m और c दिया हुआ है ना। तो आप लोगों को पता है ये जो m और c है ये सिर्फ इसी फार्मूले में आता है, कोई और फार्मूला तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट भी नहीं है, इक्वेशन भी नहीं है, ना पॉइंट है ना इक्वेशन है। तो ये सिर्फ हमारे पास m की वैल्यू है और c की वैल्यू है। तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें m भी होगा और c भी होगा। m की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू -1/2 है। तो 0 को x से मल्टीप्लाई किया तो वो तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ -1/2। तो ये -1/2 यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, जी सर। इसी तरीके से क्वेश्चन इस नंबर क्वेश्चन 9। स्टेटमेंट है उसको प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा अगेन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। क्वेश्चन के स्टेटमेंट सभी की सेम ही है। यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज स्लोप ऑफ -3 एंड y इंटरसेप्ट -5। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज स्लोप -3 एंड y इंटरसेप्ट -5। तो यहाँ पे m की वैल्यू -3 दी हुई है और y इंटरसेप्ट का मतलब c है, तो यहाँ पे c की वैल्यू -5 दी हुई है। -3 और -5, m की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -5 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये m दिया हुआ और c दिया हुआ, तो हम वही फार्मूला जिसमें m और c होगा तो वो सिर्फ ये m और c वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। m की वैल्यू भी लिख लेंगे और c की वैल्यू भी लिख लेंगे। m की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -5 है, तो ये -3x प्लस माइनस -5 आ जाएगा। y इक्वल टू -3x -5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सर क्या 10। इसमें फार्मूला चेंज हुआ? सिर्फ इसमें क्योंकि हमारे पास ना तो कोई पॉइंट दिया हुआ है
ना कोई इक्वेशन दी हुई है, सिर्फ m की वैल्यू और c की वैल्यू होगी। तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे जिसमें m भी होगा और c भी होगा, और तो इसमें कोई चीज दी नहीं हुई जिसको मजीद हम सर हल कर सके। इसमें ना स्टेटमेंट जो है ना वो कंफ्यूज करती है थोड़ा। बस ये यहाँ पे याद रखना है कि स्लोप का तो आप लोगों को पता ही है कि m की वैल्यू है, y इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पे c है। स्टेटमेंट जो ना वो मैंने आप लोगों से कहा है कि यहाँ पे जो मैंने शुरू में बोला है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज, ये स्टेटमेंट इन सभी क्वेश्चंस के साथ शुरू में आती है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई। ठीक है। यस सर। ठीक है सर। सर इट्स मीन स्टेटमेंट आएगी मगर आपने शॉर्ट किया हुआ है ये। जी स्टेटमेंट कंप्लीट आएगी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज स्लोप 1 एंड y इंटरसेप्ट 0। जैसे मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे ही आएगी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज स्लोप 1 एंड y इंटरसेप्ट 0। तो स्लोप भी दी हुई है और y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू यहाँ पे 0 दी हुई है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे और c की वैल्यू 0 लगा देंगे, m की वैल्यू 1 लगा देंगे, तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया x आ जाएगा, और यहाँ पे 0 जो ना वो ऐड करेंगे, 0 को हम खत्म कर देंगे, x प्लस 0 x आ जाएगा, तो y इक्वल टू x हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं। देखिए आप लोगों को फार्मूला याद होगा ना, ये y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस m into x1 x1। x1। ये फार्मूला याद है ना आप लोगों को? यस सर। तो यहाँ फार्मूला आप लोगों ने यही यूज करना है, यहाँ पे भी फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे x1 और x y1 दिया हुआ और x2 और y2, जो पहला पॉइंट है उसको आप x1 और y1 का नाम देंगे, जो दूसरा पॉइंट है उसको आप x2 और y2 का नाम देंगे। और करना सिर्फ क्या है कि आपने ये जो बाकी जो दिए हुए हैं उसको आप चेंज कर देंगे, ये y2 बन जाएगा और ये x2 बन जाएगा। ठीक है, सेम फार्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर देंगे, ये y2 और x2 आ जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा, नाम फार्मूला सेम रहेगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है मगर इसको आप रिपीट कर दें प्लीज काइंडली। देखिए मैंने ये कहा कि जो फार्मूला हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब जो पहला पॉइंट है उसको आप नाम देंगे x1 और y1, पहली वैल्यू x1 की, दूसरी वैल्यू y1 की। जो दूसरा पॉइंट है उसको आप x2 और y2, पहली वैल्यू x2 की, दूसरी वैल्यू y2 की। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने ये जो फार्मूला हम पहले यूज करते आए हैं, इसी फार्मूले को आपने थोड़ा सा चेंज कर देना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ x1 और y1, जो दूसरा पॉइंट है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर लें, x2 और y2। क्लियर है? अब इसको करना कैसे है, यस सर। इसको आप मजीद थोड़ा सा आगे चेंज कर देंगे, इसको आप करेंगे क्योंकि हमने m की पर वैल्यू इसमें निकाली है। स्लोप नहीं होगा। हम यहाँ पे m की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो x2 और माइनस x1 है ये इधर आगे डिवाइड कर देंगे, y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1, सिर्फ ये करना आप लोगों ने। फार्मूला सर वही प्लीज है, रिपीट। फार्मूला वही है समझ जो नहीं हमने आई। ऑलरेडी किया हुआ है। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है कि जो m के साथ यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट के अंदर, इसको आप दूसरी साइड पे लेकर आएंगे और यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक ये है, सर इसलिए करना है क्योंकि हम खाली है। क्योंकि हमने m की वैल्यू निकालनी है ना, तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम अकेले तो m को एक साइड साइड से पे करेंगे ना। करेंगे। m की वैल्यू निकालने के लिए हमने अकेला m एक साइड पे करना है। तो ये m इक्वल टू क्या आ गया, m इक्वल टू आ गया है y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओके। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, m को दूसरी साइड पे लिख लें, m को पहले लिख लें, और y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इसको आप राइट साइड पे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दरमियान में इक्वल का साइन है ना, तो एक साइड पे m है, तो वो चाहे आप इस साइड पे लिखें चाहे आप राइट साइड पे लिखें, कोई फर्क नहीं है। m को मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख लिया, और y2 माइनस वाई वन यहाँ पे डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 है, इसको यहाँ पे राइट साइड पे लिख लिया है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता चल गया कि ये फार्मूला कैसे आया।
वही फार्मूला जो हमने ऑलरेडी पहले यूज किया हुआ है उसी को यूज करते हुए हमने ये फार्मूला बनाया है। ठीक है, और आप लोगों को उम्मीद है कि उसकी समझ भी आ गई, कोई मुश्किल भी नहीं है ये। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज लगाएंगे यहाँ पे। अब आप लोगों ने बताना है कि ये जो y2 है, y2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है। -9। y2 की वैल्यू जो ना वो यहाँ पे -9 है, y2 की वैल्यू जो ना वो -9 है, तो हम यहाँ पे y2 की वैल्यू जो ना वो -9 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -9 आ जाएगा। उसके बाद माइनस फार्मूले का y1 की वैल्यू कितनी है। माइनस -1। -2। -1। -1। y1 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो वैल्यू माइनस में हो तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया करें। डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है। -2। x2 की वैल्यू जो ना वो यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे -2 बटे के नीचे लिखेंगे। ओके, तो हम यहाँ और पे एक इसको, 1 की 3 है। तो ये x2 की वैल्यू हमारे पास -2 है, और उसके बाद एक माइनस ब्रैकेट फार्मूले का, और x1 की वैल्यू 3 है। 3 है। तो अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। बस हमारा ये क्वेश्चन, m की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमने क्या निकालना है, हमने क्या फाइंड आउट करना है। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे तो हमने m की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके बाद हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में ये था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस और ये माइनस, माइनस +1 हो जाएगा। -9 में से +1 निकाल देंगे, बाकी -8, और बटे बटे के नीचे -5 है, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा। m की वैल्यू हमारे पास 8/5 आ जाएगी। 8/5 m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब जब हमारे पास m की वैल्यू आ जाए तो अगेन हम वही फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इक्वेशन निकालने के लिए, क्योंकि हमें तो इक्वेशन चाहिए ना। इक्वेशन निकालने के लिए अगेन हम वही फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, y1 की वैल्यू भी है, m की वैल्यू हमने निकाल ली है, x1 की वैल्यू भी है। ठीक है, वो यहाँ पे हम लगाएंगे। सर इससे ये वैल्यू तो जब y2 भी और x2 की है। जी जी। सर ये जब भी 2 पॉइंट्स आएंगे तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन को। हाँ जी, 2 पॉइंट्स जब आएंगे तो आपने क्या करना, दोनों पॉइंट्स की मदद से पहले आपने m की वैल्यू निकालनी है, और जब आप m की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर आपका ये जो दूसरा पॉइंट है ना, उस वो उसका काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ फिर उसके बाद आप ये x1 और y1 जो पहला पॉइंट है उसको यूज करते हुए आप इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए m की वैल्यू 8/5 निकाली है, लेकिन उसके बाद हम जब इक्वेशन यूज करेंगे तो इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू आएगी। जो सेकंड पॉइंट है y2 और x2 और y2, उसकी वैल्यू यहां पे हम नहीं लिखेंगे। x2 और y2 की वैल्यू जस्ट यहां पे m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज होगी। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, m की वैल्यू जो ना वो हम यहाँ पे लगाएंगे 8/5। तो यहाँ पे m की वैल्यू 8/5 आ जाएगी, और y1 की वैल्यू जो ना वो -1 है, x1 की वैल्यू जो ना वो 3 है, तो हम इसको, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। और जैसे मैंने आप लोगों से कहा हुआ है कि अगर m की वैल्यू बटे की शक्ल में हो तो बटे की नीचे वाली वैल्यू दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 5 जो ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 8 है 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, और 5 को y से मल्टीप्लाई किया 5y। ठीक है, 5y, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये जो 5 है ये 5 इधर लेकर आएंगे, इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, -24 और -5 -29 आ जाएगा। 5y इक्वल टू 8x -29। अब अगर यहाँ पे आप चाहें तो आप ये y जो y के साथ 5 दिया हुआ है आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 8/5 आप लिख सकते हैं, x -29 डिवाइडेड बाय 5, ये आप कर सकते हैं एक स्टेप अगर आप करना चाहें तो। ठीक है,
सर सर यहाँ एक पे आपने क्वेश्चन ऐसे पुट करना है। सर यहाँ पे आपने ऐसे किया है ना कि जो जो सिंपल सर अमाउंट है उनको एक तरफ कर लिया, जो एक्स और वाई है सर उनको एक तरफ कर लिया। हाँ जी, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अकेले y को एक साइड पे करना है, बाकी तमाम वैल्यूज को आपने दूसरी साइड पे करना है। सर एक क्वेश्चन पूछना था चैप्टर 3 के हवाले से। सर उसमें जो केस 1 और केस 2 बनाना है वो कौन से क्वेश्चंस में बनाना है और कौन से में नहीं बनाना, और जो नंबर लाइन पे शो करना है वो किस किस क्वेश्चन में शो करना है और किस में नहीं करना। देखिए, इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है ना, इनइक्वालिटी जिसमें अगर आप फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, जो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें इनइक्वालिटी दी गई होगी, सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी, सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी में जहां पे आप फैक्टराइजेशन करेंगे वहां पे आप केस 1 और केस 2 लगाकर आप उसको नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे। सर अगर हम ये नहीं करें तो क्या मार्क्स नंबर लाइन माइनस जरूरी होंगे नहीं क्या है, इसमें से? नंबर लाइन अगर वो ना भी लगाएं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप लगा दें तो वेल एंड गुड। और सर अच्छा जिनमें सर, मॉड होगा उनको नंबर लाइन पे शो नहीं करना, ना ही उनके 2 केसेस बनाने हैं, जी। अलग अलग केस 1 और केस 2। सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है एक, ये सर आपने जैसे अभी बताया तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ तक सर हमारा सवाल ठीक हो रहा है? आपने जैसे कहा आप एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, तो सर इसको हम कैसे मतलब करेंगे कि देखिए, हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है? ये जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ये जो इक्वेशंस वाले, उसमें मैंने आप लोगों से ये कहा है, ठीक है, कि आपने जब भी आंसर निकालना है तो आप लोगों ने वाई अकेले को एक साइड पे करना है, जितने भी क्वेश्चंस करने हैं आपने। ये जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन वाले सारे क्वेश्चंस में आपने अकेले वाई को एक साइड पे करना है।